जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप बच चुके हैं 8 और मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों एक और नया मॉडल पेपर, आरपीएफ का एक और नया मॉडल पेपर लेके आया हूं दोस्तों। इस क्लास के अंदर आपको एग्जाम के टारगेट के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको क्लास पूरा अंत तक वॉच करना है। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं दोस्तों। हम इस क्लास के अंदर हर एक वो क्वेश्चन को टच करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर होगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम को टारगेट करते हुए। डेली क्लास 8 PM पर आती है। फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए हर क्लास की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम चलिए बिना देरी करे हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 125 क्वेश्चन खत्म की थी क्लास, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहुत ही पहला क्वेश्चन इजी सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करिए। रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। यहां पर पूछा है सबसे लंबी सीमा। मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटी सीमा बताइए, किस देश से साझा करता है? सबसे छोटी सीमा बताइए, सबसे छोटी सीमा बताइए दोस्तों। और आप मुझे यह भी बताएंगे भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दें जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। पहले तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दें, निम्न में से किस देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश दोस्तों। कौन सा देश था साथियों? बांग्लादेश से। कितनी सीमा से साझा करता है? तो ध्यान रखेंगे 40-96, कितनी 40-96 किलोमीटर की, ठीक है। 40-96 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मैंने पूछा कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आप ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान है मित्रों। क्या है? अफगानिस्तान। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक है। गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साथ साझा करता है, लेकिन कितनी करता है ये नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है साथियों। कितनी किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और मैंने पूछा भारत की स्थलीय सीमा, तो आप ध्यान रखें 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंत तक बने रहिएगा तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। दावे के साथ कह रहा हूं, हम हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है आपके स्क्रीन पर। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? बताइए साथियों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। आपके लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान। सभी स्टूडेंट बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अपन को एक चीज तो पता चल गई कि ये जो सूरजकुंड मेला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से शिल्प मेला कौन सा है? तो आप लोग बता सकते हैं सूरजकुंडा का मेला। लेकिन ये कहाँ आयोजित होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित होता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित होता है। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित होता है। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड, सूरजकुंड, ठीक है, सूरजकुंड। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी किसी को पता है? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? 1987 में, ध्यान रखना 1987 में ये शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि जो सूरजकुंड का मेला है तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंत तक बने रहिएगा, ये सारा रिवीजन आपका कर दूंगा, गारंटी है मेरी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। हर क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जवाब भी दें, भारत में किस प्रकार की सरकार है? बताइए, संप्रदायवादी, अल्पतंत्रीय, राजतंत्रीय या संसदीय? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, ये भी बता दीजिए। संसद के कितने अंग होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आप लोग बताइए संसद के कितने अंग होते हैं, जल्दी से बताएं, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा हमारे भारत में दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार है दोस्तों, पार्लियामेंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मैंने आपको पूछा संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और इवन राष्ट्रपति भी अंग होते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति भी होगा दोस्तों, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 129 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय संयुक्त संघ के पूर्व महासचिव यूएनओ काफी अन्ना किस अनाज दोस्तों यहाँ पे नाम गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे कॉफी अन्नान होगा, अन्नान होगा, कॉफी अन्नान होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया। सही है ठीक है, हाँ सही लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ, ठीक है। कॉफी अन्नान यहाँ पे लिख रखा है, कॉफी अन्नान किस देश से संबंधित है बताइए। ये जो कॉफी अन्नान है इनका संबंध किस देश से है? नेपाल, भारत, घाना या चीन? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तब तक दोस्तों मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। यूएनओ के बारे में पूछ लेता हूं, ठीक है। यूएनओ, सबसे पहले आप लोग मुझे इसकी स्थापना बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इसकी स्थापना बताएंगे। और दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे इसका मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए वर्तमान महासचिव। अंत तक बने रहना, हम हर क्वेश्चन को टच करेंगे दोस्तों, ठीक है। महासचिव बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए फ्री, ठीक है। तब तक हम इसका आंसर टिक करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉफी अन्नान का संबंध किस देश से, तो वो है दोस्तों घाना देश। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की गुरुजी। तो इसकी स्थापना 1945 में होती है मित्रों। कब होती है? 1945 में होती है इसकी स्थापना, 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखना। मुख्यालय की बात करें गुरुजी तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में दोस्तों, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अगर वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनिया ग्यूटेरस है दोस्तों। कौन है भाई? एंटोनिया ग्यूटेरस, एंटोनिया ग्यूटेरस, एंटोनिया ग्यूटेरस, ठीक है दोस्तों। आप लोग बेफिक्र रहे दोस्तों, आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 130, जवाब दीजिए। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उगादि, युगदी, अक्षय तृतीय, बैसाखी या पोंगल? बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा आपको इस आज की क्लास में, तो अंत तक बने रहिएगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुजी इसका नाम हो जाएगा उगादि या युगदी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी मित्र में इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और अगर चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से आपको बताना कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी है दोस्तों। नेपाल से कितने हमारे भारत के ऐसे वो कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 3, 4, 5, 6। तो गुरुजी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपने ये तो बता दिया कि 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्यों के नाम लिख दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड से, स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड, ठीक है। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हम ध्यान रखेंगे बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद हम रखेंगे बिहार। बिहार के बाद आप ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल। फिर एक और बचता है सिक्किम, ठीक है। तो ये भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं दोस्तों। ये रट लेना दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 132 का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के विजय का उल्लेख किया गया है? बताइए, 13वें, पहले, चौथे या 5वें? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आपका। क्या होगा इसका सही जवाब? अशोक के चौथे अभिलेख की बात कर, पहले तो हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं गुरुजी। कलिंग के, पहले मैं आपको कलिंग का युद्ध के बारे में बताता हूं। इसका सही ऑप्शन 13वां शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग के विजय के बारे में बताता है। चलिए हम कलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सुनना और अच्छे से, ठीक है।
इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलिंग की बात करें दोस्तों तो इसकी वर्तमान स्थिति ओडिशा में है दोस्तों। वर्तमान स्थिति कहां पर, इसकी ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में, ठीक है। इसकी राजधानी पूछो गुरुजी तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी क्या है भाई, राजधानी, इसकी राजधानी तोसली क्या है साथियों, इसकी राजधानी क्या है, तोसली है दोस्तों, तोसली, तोसली, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी राजधानी क्या है, तोसली है। और ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 बीसी में, 261 बीसी में। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, दया नदी। कौन सी नदी थी, दया नदी। कौन सी नदी थी साथियों, दया नदी। और किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो किससे लड़ा गया था, राजा पुरोस, राजा पूरो या राजा पुरोस, पूरो कह दो, राजा पूरो, राजा पूरो वर्सेस अशोक, राजा पूरो वर्सेस अशोक, राजा पूरो वर्सेस अशोक। इस युद्ध से पहले दोस्तों अशोक की नीति कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे भैरी घोष की नीति। भैरी घोष की नीति का मतलब युद्ध में मारकाट की नीति अपनाया थी, ठीक है। लेकिन जब ये कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो नीति अपनाई, उस नीति का नाम है शांत जल की नीति। तो आपको क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। 13वें शिलालेख में दोस्तों अशोक के विजय स्तंभ के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं आपको ओरल कुछ बता देता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से लिख लो या फिर लिख लो, ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख में क्या बताया गया, पहले शिलालेख में बताया गया कि जानवरों की हत्या है करना मना है, ठीक है। समस्त प्रजा मेरी संतान है और अहिंसा के बारे में बताया गया, लेकिन ठीक है। और जो चौथा अभिलेख है अशोक का, चौथा, धम्म की ध्वनि युद्ध की ध्वनि से बेहतर है दोस्तों, ये हमारे चौथे अभिलेख में बताया गया अशोक के दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इग्नोर ना करें इन क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया, NERNXEAR, बताइए। RN को आप सभी को पता, रेडार कहा जाता है, रेडार है ना, रेडार, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा, इसको नियॉन कहा जाता है, नियॉन, नियॉन, ठीक है। तो आपको पूछा अक्रिय गैस में 5 को रखा तो XE दोस्तों, XE आपका सही जवाब जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 134, हाल में ही इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आलोक शुक्ला को, हितेश सेठिया को, दिलीप संघानी को, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि HDFC के दोस्तों HDFC लाइफ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए आप लोग कमेंट करके। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, HDFC लाइफ के अध्यक्ष बताइए आप लोग कमेंट करके, अगर आपको इसका जवाब आता है किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक हमारे क्वेश्चन का हम आंसर टिक करते हैं। हाल में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों दिलीप संघानी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपसे मैंने जो क्वेश्चन किया है कि HDFC लाइफ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो आप ध्यान रखें केकी मिश्रा को। किसको नियुक्त किया गया साथियों, केकी मिश्रा, केकी मिश्रा ध्यान रखेंगे साथियों, केकी मिश्रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारा अगला क्वेश्चन 135 है, निम्न में से कौन सी झील भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे। भीमताल झील, वुलर झील, पुलिकर झील या लोकतक झील, सभी स्टूडेंट्स बताइए। मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों एक ही झील नजर आ रही है, पुलिकर झील दोस्तों। पुलिकर झील किस राज्य में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और यहां से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, इस झील से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस झील से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें पुलिकर झील, ठीक है, पुलिकर झील। बाकी लोकतक झील दोस्तों उद्यान मणिपुर में है दोस्तों, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी इसी झील पर स्थित है दोस्तों, मणिपुर वाली लोकतक झील पर, ठीक है। और श्री हरिदीप कोटा द्वीप भी यहीं पर स्थित है लोकतक झील पर, ठीक है। तो ये आप लोग जानकारी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 136, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर, फेदोमीटर, पायरोमीटर, सेलिनोमीटर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर, फेदोमीटर, पायरोमीटर या सेलिनोमीटर,
क्या होगा इसका सही जवाब, सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो साथियों इस प्रश्न का आप लोग टिक करेंगे पायरोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 137। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या उच्चतम न्यायालय? आप लोग मुझे बताइए कि मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइए। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत होता? आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इन क्वेश्चंस के जवाब देना। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ही लिखता हूं दोस्तों। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं, आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करा के भेजना चाहता हूं। तो आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं स्क्रीन पर, आप लोग से रिक्वेस्ट है उनके जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें। ये ना सोचे कि गुरुजी मेरे कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट देखता हूं अंत तक दोस्तों, ठीक है, और रिप्लाई भी करता हूं इवन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा साथियों, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर टिक करें, गुरुजी लोकसभा सही जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? गुरुजी लोकसभा के प्रति। अब इनका गठन कौन करते हैं, बात ये होती है। तो आप गठन ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद आप लोग अनुच्छेद 74 लिखिए। अनुच्छेद, इनके गठन कौन करता है? अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। कौन करते हैं? मैं पे अनुच्छेद राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, यहां पर गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्यों करते हैं दोस्तों? ताकि राष्ट्रपति को सलाह मिल सके और दोस्तों सहायता मिल सके, इस वजह से ये क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। फिर आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 138। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या महाराष्ट्र? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स। तो गुरुजी इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हजीरा बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह लिख देता हूं। पहले तो इसमें जो ऑप्शन में, वो आपको उन ऑप्शन में जो भी बंदरगाह स्थित है उनके नाम बता देता हूं। सबसे पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे। हजीरा बंदरगाह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? मछलीपट्टनम बंदरगाह। बहुत बार पूछा जाता है मछलीपट्टनम बंदरगाह, रट लेना, मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इसको रट लेना दोस्तों, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। और एक तमिलनाडु का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह बताइए? नागपट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? नागपट्टनम बंदरगाह दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। केरल में कोझिकोड बंदरगाह, ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया, कोझिकोड बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है भाइयों? कोझिकोड बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। बाकी दोस्तों गुजरात में आपको हजीराबाद बताई दी है, और भी देख सकते हैं आप, जैसे द्वारिका बंदरगाह भी गुजरात में ही है, द्वारिका बंदरगाह, ठीक है, द्वारिका हो गया। और आप रत्नागिरी बंदरगाह हो गया, रत्नागिरी हो गया। और यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, मैं ओरल बोल देता हूँ। देखो, एक तो हजीराबाद बंदरगाह, द्वारिका बंदरगाह, रत्नागिरी बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह, पोरगा बंदरगाह, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, ठीक है। ये सारे आपके गुजरात राज्य में देखने को मिलेंगे ये बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 140। निम्न में से बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? दौलताबाग में, औरंगाबाद में, सासाराम या लाहौर में? सभी स्टूडेंट्स बताइएगा कमेंट करके क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों बीबी का मकबरा की बात करें दोस्तों, तो ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में। सही लिख देता हूँ, एमएच लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या? एमएच महाराष्ट्र, या पूरा ही लिखूं? चलो पूरा ही लिख देते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब दौलताबाग में किसका मकबरा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दौलताबाग में किसका मकबरा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दौलताबाग में किसका मकबरा है? गुरुजी दौलताबाग की अगर हम बात करें, दौलताबाग की, तो ध्यान रखेंगे दौलताबाग में किसका मकबरा है बताइए।
सासाराम में किसका मकबरा है ये भी बताइए, लाहौर में किसका मकबरा है ये भी बताइए। लाहौर में तो जहांगीर का मकबरा है दोस्तों, जहांगीर। ठीक है, सासाराम में किसका है, शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था दोस्तों, सरहिंद और चौसे के युद्ध में 2 बार हराया था दोस्तों। ठीक है, शेर शाह सूरी, ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी बहुत बार पूछा जाए। ये सासाराम बिहार में जगह पड़ती है। ठीक है, शेर शाह सूरी। दौलताबाद में किसका मकबरा, जल्दी से बताएं भाई, कमेंट करके बताएंगे। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, 3 के मैंने बता दी, एक को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बीबी का मकबरा दौलताबाद में किसका है, जल्दी से बताइए। बीबी का मकबरा तो आपको बता दिया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 141। हाल में ही टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहां प्रारंभ की है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। मेरे सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। साथियों, अगर ये मेहनत आपको लग रही है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लग रहा है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, और क्लास को इतना आप सभी जगह शेयर कर सकें, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जहां तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, आपके हर एक क्लास फ्रेंड्स के साथ ही क्लास पहुंचनी चाहिए जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 142 दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड से निवास संबंधित है दोस्तों, लिंबू, पनार जनजाति, रेगमा जनजाति या बोंडा जनजाति, बताइए दोस्तों। आप लोग बेफिक्र रहें, हम हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, हर चैप्टर से रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास डेली 8 PM पर आती है, अटेंड डेली किया करें सभी स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते हो क्लास को छोड़ देते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आता हूं, तो आप लोग उसको अटेंड करिए, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो यहां से हम लोग रेंगमा जनजाति टिक करेंगे दोस्तों। नागालैंड से संबंधित कौन सी जनजाति है साथियों, लेंगमा जनजाति है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों पनार जनजाति, ये पनार जनजाति दोस्तों मेघालय में दोस्तों, जयंतिया की पहाड़ी, ध्यान रखना। ठीक है, मेघालय में जयंतिया की पहाड़ी में निवास करती है, मेघालय में, मेघालय ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, मेघालय, मेघालय ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बोंडा जनजाति दोस्तों बताइए, बोंडा जनजाति ये ओडिशा में है दोस्तों, ओडिशा, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बोंडा जनजाति। लिंबू जनजाति बताइए दोस्तों, लिंबू, ये दोस्तों असम, बंगाल, देश में बात करें तो नेपाल में भी है ये। ठीक है, असम, बंगाल, आप सिक्किम ध्यान रख सकते हैं, असम हो गया, ठीक है, बंगाल हो गए, सिक्किम हो गई, और देश में तो देश की बात करें तो नेपाल भी हो गया। ठीक है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 143। शोगाशु निम्न में से किस राज्य का नव वर्ष त्योहार है, न्यूजीलैंड, जापान, ब्राजील, फ्रांस, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो गुरुजी ये त्योहार है दोस्तों जापान का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 145। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, प्रशासनिक प्रणाली, ईंट के बने भवन, वस्तु विनिमय प्रणाली या स्थानीय परिवहन प्रणाली। इजी क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों। इसका सही जवाब ईंट के भवन है दोस्तों। ठीक है, ईंट के भवन से बने हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये किस नदी पर है, सिंधु रिवर पर है। ठीक है, सिंधु रिवर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ईंटों के बने भवन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मैं इनके पहले इसका सही जवाब बता देता हूं, ये कोलकाता में है दोस्तों। ठीक है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह 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 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, गोविंद रनाडे, आर के नारायण या सरोजनी नायडू? तो इसका सही जवाब सरोजनी नायडू जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सरोजनी नायडू की बात करें दोस्तों 1925 में दोस्तों कराची अधिवेशन में भारत की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कराची अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सरोजनी नायडू दोस्तों कांग्रेस के 1925वें अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर विदेशी महिला बोले पूछ ले तो एनी बेसेंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, एनी बेसेंट, जिसकी 2 पुस्तकें ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ पुस्तक इन्हीं की है, एनी बेसेंट की। मॉस्को निम्न में से किस देश की राजधानी है? इटली, फ्रांस, रोम, जर्मनी? बताइए इसका सही जवाब। मैं इसका सही जवाब टिक करा देता हूं दोस्तों। ये मॉस्को राजधानी किसकी है? रूस की राजधानी है साथियों। किसकी है साथियों? ये किसकी राजधानी है? रूस की। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इटली की बात करें गुरुजी तो इसकी इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगर गुरुजी जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां एग्जाम में पूछी जाती है, रट लेना इनको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 148, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या थालघाट? दोस्तों ये मैं तो दर्रा ही लिख दिया दोस्तों, ये तो दर्रे का नाम ही लिख दिया मैंने, थालघाट तो दर्रे का नाम ही लिख दिया। तो मैं एक बार इसका सही उत्तर टिक कर दो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप यांग्याप दर्रा भी ध्यान रखेंगे, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, ये 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश के ध्यान रखेंगे। सिक्किम में नाथुला ध्यान रखेंगे, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ठीक है, ये 2 दर्रे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जेलेपला दर्रा, ठीक है दोस्तों। ये थालघाट और पालघाट दोनों महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र में है ये बंदरगाह, महाराष्ट्र में थालघाट और पालघाट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 149, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, इंद्रावती, कावेरी या वराही नदी? क्लास थोड़ी लंबी पड़ रही है साथियों, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। इस पर दोस्तों दो जलप्रपात इसमें, एक तो कपिल धारा और दूसरा ध्यान रखेंगे धुआंधार जलप्रपात, एमपी में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गुरुजन लोकेशन नहीं बताए, तो मैं बता दे रहा हूँ एमपी में है ये दोनों जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और कावेरी नदी पर बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात। वाही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, ध्यान रखना, कुचिकल जलप्रपात। मैं इसकी लोकेशन लिख देता हूँ रेड पेन से, KN यानी कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, शिव समुद्र कर्नाटक में ही है दोस्तों। ठीक है, नदी पर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 150वां। ये डायनेस्टी से संबंधित भी क्वेश्चन रट लेना। निम्न में से पल्लव वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, दंतीदुर्ग, सिंह विष्णु या विजयालय? चलो मैं एक बार इसका टिक कर देता हूँ, सिंह विष्णु सही जवाब जाएगा। ठीक है, विजयालय चोल वंश के संस्थापक हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश, विजयालय। ठीक है, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो आप सभी को पता होगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है भाई, मौर्य वंश के साम्राज्य के संस्थापक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके होमवर्क दे देता हूँ आपको, होमवर्क, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बताना है सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का दोस्तों आपको क्या बताना है, इसका मुख्यालय बताना है कहां पर है। और आपको एक क्वेश्चन होता है सेबी का मुख्यालय भी बताना है, SEBI, सेबी का भी मुख्यालय आपको बताना है, इसका भी आपको मुख्यालय बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इनको आपको टारगेट पूरा करना है। ठीक है, आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज हमारा कितने आरपीएफ का मॉडल पेपर 6 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 6ठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेजे दोस्तों लेटेस्ट क्लास का। ठीक है,
मैं आशा करता हूं आज का कंटेंट आपको बहुत ही बेहद पसंद आया होगा और आपका अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा। अगर अच्छा खासा रिवीजन हुआ है तो एक बार कमेंट कर देना कि गुरुजी आज क्लास में मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। फ्री पीडीएफ को आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली क्लास का टाइम 8 PM रहेगा। आप लोगों को डेली बेसिस पर जुड़ना है और क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। सारी क्लासेस अपलोड टेलीग्राम चैनल पर हो चुकी हैं दोस्तों, आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। 65 जीके जैसी क्लासेस कवर हुई है, मॉडल पेपर कवर हुए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया और प्लेलिस्ट का। कल इसी टाइम पर एक बार हम फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए मॉडल पेपर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।